नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इतिहास की क्लास में हम गुप्त साम्राज्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। गुप्त साम्राज्य के जो शासक थे उनको कंटिन्यू में पढ़ते आ रहे थे। आज हम जो है किनके बारे में पढ़ेंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आज शुरुआत करेंगे। सबसे पहले श्री गुप्त वंश की शुरुआत करते हैं। एक बार दोबारा से काल मतलब उनका जो क्रम है, शासक के जो क्रम है उनके अनुसार आप लोगों को एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें गुप्त वंश की, ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं तो श्री गुप्ता को जो है उसका संस्थापक माना जाता है, लेकिन वो जो है परतंत्र था, ठीक है, यानी कि आजाद नहीं था। उसी प्रकार से अगर गुप्त वंश की अगर हम बात करते हैं तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। देखिएगा, कंटिन्यू कितने शासक हुए? पहले श्री गुप्ता हुए, उसके बाद में उनका पुत्र हुआ घटोत्कच, उसके बाद में जो है कौन हुआ, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम हुए। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र हुए समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के पुत्र हुए चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि अपने दादाजी का नाम जो है उसी के आगे द्वितीय लगाकर इन्होंने नाम रख दिया। समुद्रगुप्त ने क्या किया, अपने पुत्र का नाम जो है अपने पिता के नाम से कॉपी करके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया बेटा इधर। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा, समुद्रगुप्त भी बहुत इंपॉर्टेंट शासक था, क्योंकि मैंने आपको एक डिटेल से पिछली क्लास में मैंने समझाया था कि संपूर्ण भारत पर उसने कब्जा कर लिया था लगभग। ठीक है, उसी के साथ में देखिएगा अब चंद्रगुप्त द्वितीय आता है। ये भाई साहब भी बहुत लंबा शासन करता है, यानी कि इसकी भी बहुत बड़ी उपाधि है भाई साहब। ये ज्यादा समय तक शासन तो नहीं करता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से शासन कर लेता है, क्योंकि 380 में बैठता है राजगद्दी पर और 412 ईस्वी तक तो ये शासन करता है। तो देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास का टॉपिक है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन है बेटा? चंद्रगुप्त द्वितीय है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, सबसे पहली बात करते हैं कि था कौन। ये समुद्रगुप्त का पुत्र था। किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त का पुत्र था। और किसका पोता था? चंद्रगुप्त प्रथम का। ठीक है, इसी के नाम के आगे अगर आप प्रथम लगा देते हैं तो इसके दादाजी का नाम हो जाता है चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि गुप्त वंश का क्या होता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जो कि वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर अपन बात करते हैं तो शासनकाल की अगर बात करें तो बेटा ये 380 के अंदर जो है राजगद्दी पर बैठ जाता है, 380 ईस्वी में। इसके बाद बेटा ये 412 ईस्वी तक जो है क्या करता है, शासन करता है, 412 ईस्वी। ठीक है, चलिएगा अब इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये क्या क्या करता है, तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले आज की क्लास में। चलिएगा, अब सबसे पहले आप लोग अपना पेन उठाइएगा और अपनी कॉपी में यानी कि अपने नोटबुक जो है उसमें ऐड करिएगा। लिखो, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में साम्राज्य चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में साम्राज्य चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया था। चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी कन्या प्रभावती, अपनी कन्या थी जिसका नाम था प्रभावती का विवाह, जिसकी कन्या थी बेटा जिसका नाम क्या था, प्रभावती। अपनी कन्या प्रभावती का विवाह वाकटक के शासक, कहां के शासक बेटा? वाकटक के शासक थे, और इनका नाम क्या था बेटा? वाकटक के शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ में, रुद्रसेन द्वितीय के साथ में, रुद्रसेन द्वितीय के साथ में करवाया, जो कि एक ब्राह्मण जाति से था, जो कि एक ब्राह्मण जाति से था, तथा भारत के मध्य में शासन किया करता था। मध्य भारत लिख लीजिएगा, मध्य भारत में शासन किया करता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा और गुजरात पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। और कहां पर बेटा? गुजरात पर प्रभावित कर लिया था, यानी कि उसका अपना
शासन कर लिया था इसने। ठीक है, चलिएगा। पश्चिम मालवा और गुजरात में अपना शासन या प्रभुत्व जो है, कब्जा या कायम कर लिया था इसने अपना साम्राज्य। वहां के 400 साल पुराने, वहां का 400 साल पुराना, वहां का 400 साल पुराना शक क्षत्रपे का शासन का अंत किया था। शक क्षत्रपे का अंत किया था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया था। किसको बेटा? उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया था। क्या बनाया था बेटा? राजधानी, द्वितीय राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बेटा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी ना, मैंने आपको पहले लिखवा दिया था। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यह उपाधि इसे पूर्व, यानी कि इसे पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने पश्चिम भारत के शक और क्षत्रपाय जो थे, यानी कि इनका अंत करता है ये, यानी कि इस पर विजेता प्राप्त कर लेता है, पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। यानी कि इसके आधार पर इसको क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य कहा जाता है। और ये उपाधि जो है इसको काफी समय पहले उज्जैन के एक शासक था उसके द्वारा दी गई थी, क्योंकि शक क्षत्रपा की जो शासन करते थे उनका 400 साल पहले वो लोग शासन करते थे, 400 साल से लगातार वो है शासन करते आ रहे थे, और उनका अंत कर देता है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके लिए इसको उपाधि दी जाती है किसकी बेटा? विक्रमादित्य के नाम से इसकी उपाधि धारण करवा देते हैं, इसको उपाधि दे दी जाती है। आगे लिखेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने 2 रजत मुद्राएं, यानी कि चांदी की मुद्राएं, जिसको सिल्वर कॉइन बोलते हैं ना, सिल्वर कॉइन यानी कि रजत मुद्राएं लिख लीजिएगा आप। तो 2 रजत मुद्राओं का सर्वप्रथम प्रचलन करवाया। क्या करवाया बेटा? सर्वप्रथम प्रचलन करवाया। चंद्रगुप्त के सिक्के देवश्री लिखा हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर किस नाम से व्याख्यात थे? देवश्री के नाम से, श्री देव के नाम से क्या थे? प्रसिद्ध थे। देवश्री था, ठीक है, हाँ देवश्री इधर लगाइएगा, इधर लिखा देवश्री, देवश्री के नाम से लिखे हुए थे। महारोल से प्राप्त लोहा स्तंभ, महारोल से प्राप्त लोहा स्तंभ चंद्र नामक शासक की पहचान, चंद्र नामक शासक की पहचान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से की जाती है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से की जाती है। महारोल से एक प्राप्त लोहे का स्तंभ था बेटा, और चंद्र नामक एक शासक था, उसके नाम से जो है, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पहचान इससे की जाती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ही थे। चंद्रगुप्त द्वितीय उज्जैन में स्थित दरबार कालिदास और अमर सिंह जैसे बड़े बड़े विद्वान भी यहां पर इसके पास रहा करते थे बेटा। देखिएगा, पहली बात तो क्या है? महारोल से इसके बारे में पता चलता है कि जो महारोल है, यानी कि उज्जैन के अंदर एक महारोल मिलता है, और उस महारोल से प्राप्त होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसको विक्रमादित्य के नाम से, यानी कि इसी के नाम से जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के पर देवश्री लिखा हुआ था, पहली बात। तो दूसरी बात मैंने आपको लिखवाया कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, यानी कि इसके उज्जैन के अंदर, मैंने आपको बताया था कि द्वितीय राजधानी उज्जैन में बनाया था। और यहां पर देखिएगा, यानी कि कालिदास जैसे,
कैसे लोग? कालिदास जैसे लोग जो है इसके दरबार में रहा करते थे, बड़े बड़े विद्वान थे। अमर सिंह जैसे विद्वान इसके किसमें रहते थे बेटा? इसके दरबार में रहते थे। अमर सिंह और काली सिंह जैसे विद्वान लोग इसकी राजधानी दिखते यानी कि उज्जैन के अंदर निवास करते थे, यहाँ पर इनके पास में रहा करते थे इतने बड़े बड़े विद्वान इसके पास में। महारोल से एक बार जिनके बारे में यानी कि एक चीज का साक्ष्य प्रारंभ होता है मेरा, जो कि किसके बारे में मिलता है, यानी कि इस महारोल में लिखा हुआ था चंद्र, और चंद्र से जो है विक्रमादित्य की बात की जा रही है कि विक्रमादित्य यानी कि उज्जैन का जो शासक था, उज्जैन का शासक बेटा उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय था, और चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य के नाम से उपाधि धारण की गई थी। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से ही उसके अंदर उस महारोल पे जो लिखा हुआ था चंद्र शासक है, तो उसी के आधार पर अनुमान लगाया गया है इतिहासकारों के द्वारा। इतिहासकार कह रहे हैं कि विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है, उसी के बारे में साक्ष्य मिलता है इस महारोल से, यानी कि इसी के समकालीन और इसी का बनाया हुआ था। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा बेटा। महारोल विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त द्वितीय के उज्जैन में स्थित दरबार कालिदास जो थे, यानी कि कालिदास जैसे, अमर सिंह जैसे विद्वान लोग इनके पास में रहा करते थे। इसके बाद में देखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के रत्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक बार इसका रिवीजन करते हैं, इसको समझते हैं पूरे सिस्टमैटिक तरीके से। आज मैं आपको एक कहानी के रूप में मैं आज आपको इसका शासनकाल यानी कि इसका परिचय समझाकर जाता हूं, आप लोगों को बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। चलो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइएगा सभी लोग, अपने पेन कॉपी को थोड़ी साइड में रखिएगा, अपने सामने रख लीजिएगा, साइड में नहीं। थोड़ा सा पानी पी लीजिएगा। आराम से अब समझिए, देखिएगा। सबसे पहले मैंने बात की श्रीगुप्ता की, क्योंकि हम बात कर रहे थे गुप्त साम्राज्य की। गुप्त साम्राज्य हमारे 3-4 दिन से कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, एक क्लास और रहेगी, उसके बाद में इसका अंत हो जाएगा, खत्म कहानी इसकी। ठीक है, देखिएगा साथियों, हम बात कर रहे थे गुप्त साम्राज्य की। गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं तो सबसे पहला शासक आता है श्रीगुप्ता के। अब श्रीगुप्ता की बात की जाती है तो श्रीगुप्ता जो थे यानी कि वो स्वतंत्र शासक नहीं थे। अब वो स्वतंत्र शासक नहीं थे तो उनका जिक्र नहीं किया जाता ज्यादा। उसके बाद में घटोत्कच जो होता है वो भी उसका पुत्र होता है, लेकिन उसका भी ज्यादा जिक्र नहीं किया जाता। लेकिन वो काफी समय तक जो है शासन करते हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र तो नहीं थे लेकिन शासन करते हैं। इसके बाद में बेटा यानी कि घटोत्कच का जो पुत्र होता है वो आता है, उसका नाम होता है चंद्रगुप्त प्रथम। अब भाई साहब जैसे ही चंद्रगुप्त प्रथम राजगद्दी पर बैठता है, सबसे शक्तिशाली होता है वो, क्योंकि उसके पास में देखिएगा अपने दादा श्रीगुप्ता के द्वारा किया गया धन इकट्ठा था, उसी के साथ में उनके पिता के द्वारा एक ही जगह पर शासन करना, यानी कि कंटिन्यू अगर एक ही क्षेत्र से व्यक्ति अगर मान लीजिए शासन या फिर शक्ति या पावर, जिस प्रकार से आज आपके गांव की बात करें, आपके घर की बात करें, तो आप वहां पर क्या होते हैं, शहंशाह होते हैं। ठीक है, तो यही बात थी कि ये शहंशाह था। तो इसने क्या किया, चंद्रगुप्त प्रथम ने जैसे ही बैठा, इसने गुप्त वंश की घोषणा कर दी। जैसे कि शासक काल पर बैठता है, राजगद्दी पर बैठता है, इसने घोषणा कर दी कि हम स्वतंत्र हैं, हमें किसी को कर और टैक्स देने वाले नहीं है। जिसको लड़ना है, जिसको युद्ध करना है, हमारे से आके लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब इसने क्या किया, इसने क्या कर दिया, सभी के लिए उजागर कर दिया इस बात को कि हम स्वतंत्र हैं और गुप्त वंश का शुरुआत हो चुकी है। और सबसे पहले वास्तविक संस्थापक जो इसको कह दिया गया, चंद्रगुप्त प्रथम को बना दिया गया। इसके बाद में क्या करता है, इसके समय काल में जो है ये बहुत सारे युद्ध लड़ता है। उसी के बाद में देखिएगा इसका साम्राज्य का थोड़ा सा विस्तार कर लेता है। इसी के बाद में इससे भी भयानक इसका पुत्र आता है, जिसका नाम होता है समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त पिताजी से 2 गुना ज्यादा आता है भाई साहब, और बहुत तगड़े स्टाइल में आता है। आते एंट्री मारा कि मेरे पिताजी शहंशाह थे तो मैं तो और दूना शहंशाह हूं। तो उसने क्या कर दिया, उसने आते ही अपना सबसे पहले अपनी सीमा विस्तार करना प्रारंभ किया। उठाया उसने हथियार और सीधे कह दिया कि जिसको लड़ना है आ जाइएगा सामने, नहीं तो मिलते जाइएगा मेरे साम्राज्य में। इधर से आ गया भाई साहब वो। समुद्रगुप्त के बारे में पिछली क्लास में भी हमने चर्चा की थी, लास्ट में मैंने बताया कि किस प्रकार से वो देखिएगा कहां तक आ गया था, तमिलनाडु के अंदर आ गया था। तमिलनाडु से यहां पर कच्छ के पास में तक आ गया था। फिर उधर उसकी नजर पड़ी अफगानिस्तान पर, उधर चला गया। वहां पर शक और कुषाण वंश के शासक राज करते थे, उनको भी जाकर परेशान कर दिया उसने। फिर भाई साहब वापस आ जाता है, यानी कि पूरे भारत के अंदर, पूर्वी भारत पर उसका अधिकार था ही सही। पूर्वी भारत की बात करें तो वहां तक जंगलों तक को नहीं छोड़ा उसने, यानी कि उड़ीसा के जो जंगल थे उनको भी उसने अधिकार में कर लिया, वहां के आदिवासी लोगों को भी उसने अपने कब्जे में कर लिया। और उधर आपको पता है कि नेपाल वाला क्षेत्र, नेपाल हो गया, बंगाल हो गया, और लक्ष्मी गणराज्य उसको किसमें मिला था, उसके पिताजी को दहेज में मिला हुआ था।
तो लक्ष्मी गणराज्य उसको मिला हुआ था, उसके मामा की प्रॉपर्टी थी वो, तो मामा जी ने दिया हुआ दहेज था, मतलब मामा जी के द्वारा दिया गया गहना था उसका, तो उस पर वो बड़ा गर्व महसूस करता था अपने आप को। तो ये चीजें उसके पास में उपलब्ध थी। उज्जैन जो यानी कि लक्ष्मी गणराज्य की बात कर रहे थे, उसके पिताजी जो थे यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम की मैं बात करूं तो चंद्रगुप्त प्रथम ने वहां से एक राजकुमारी के साथ में विवाह किया था, लक्ष्मी गणराज्य की राजकुमारी थी, उसके साथ में विवाह किया था, और वहीं पर फिर उसके बाद में उसके मामा शासन करते थे, और उसके मामा ने क्या किया, किसके ने, समुद्रगुप्त के मामा ने, और उनको दे गया। तो इसको जो मिली हुई थी दहेज में, पिताजी की दहेज में मिली हुई चीज पर सबसे ज्यादा हक और अधिकार अगर होता है तो किसका होता है, बेटा का होता है। तो बेटे को मिला हुआ तो उसको बड़ा गर्व महसूस होता था कि मेरे मामा जी ने देखो मुझे एक साम्राज्य दान में दिया था, तो वो वहां पर शासन किया करते थे। इसी प्रकार से ये देखिएगा पूरे भारत के अंदर घूम जाता है। कल की क्लास में मैंने डिटेल से समझाया था कि किस प्रकार से पूरे भारत पर जो है यानी कि पूर्व दिशा में पहले वो बंगाल में चला जाता है, फिर उधर से नेपाल चला जाता है, नेपाल से उधर बिहार से होते हुए उधर उड़ीसा के जंगलों में चला जाता है, उड़ीसा के जंगलों से होते हुए समुद्र के किनारे से होते हुए वो तमिलनाडु पहुंच जाता है, और उड़ीसा वो जिन क्षेत्रों को कवर करता हुआ वो तमिलनाडु पहुंच जाता है, तमिलनाडु के कच्छ तक आ जाता है। और कच्छ तक आने के बाद में जो है उधर से एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, यानी कि मेघवर्मन, श्रीलंका का राजा था मेघवर्मन। और मेघवर्मन श्रीलंका का राजा जो था उसको उतना डर लगने लग गया वहां से कि भाई तमिलनाडु के पास में आ गया वो जो मतलब दुश्मन है वो तो समुद्रगुप्त, और वहां गया है, भयानक शासक है, और मैं क्या कर रहा हूं यानी कि मैं उसको निमंत्रण कर देता हूं, पहले ही मैं उसको सूचित कर देता हूं कि मैं एक क्या हूं, यानी कि एक बुद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूं, यानी कि मैं आप ही के कुटुंब का, आप ही के समाज के, आप ही का परिवार का आदमी हूं। ठीक है, तो उसने पहले ही एक राजदूत को भेजता है, मेघवर्मन जो था उसने एक राजदूत को भेजा और उससे कहा कि जाइए और आप क्या करिएगा, समुद्रगुप्त से जाकर बौद्ध धर्म की मूर्ति स्थापना करने की अनुमति लेकर आइएगा। मैं श्रीलंका के अंदर बौद्ध धर्म की मूर्ति यानी कि गौतम बुद्ध की मूर्ति जो है स्थापित करने जा रहा हूं। वहां से एक व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति आकर उसको कहता है, किसको, समुद्रगुप्त को, किस प्रकार का आदेश है, अगर आप आदेश दें तो हमें स्वीकार है। और उसी के बाद में जो है यानी कि कौन, समुद्रगुप्त समझ जाता है कि हमारे से डर गया ये, तो उधर चलने की जरूरत है नहीं तो श्रीलंका ही टारगेट थी फिर उधर, है ना। तो क्योंकि श्री राम अयोध्या में जन्मे थे और श्रीलंका में चले गए थे, वहां नाश करके आए थे, तो ये तो भारत के लोगों की खूबी थी ना वहां से। तो भाई ये आया तो वहीं से है ना, कहां से, पूर्वी इलाके से, वो श्री राम भी पूर्वी इलाके से आता था, उत्तर पूर्वी इलाके से आया था, ये भी वहीं से आ रहा है, तो ये भी यहीं आने वाला है सीधा। तो मेघवर्मन ने पहले ही दिमाग लगा लिया, रावण की तरह आलसी नहीं था वो, आप लोगों की तरह नहीं, ठीक है, और मेरी तरह आलसी नहीं था वो ज्यादा, बल्कि वो कैसा था, यानी कि दिमागदारी आदमी था नहीं मेघवर्मन, और मेघवर्मन ने पहले ही अनुमति ले ली कि अब वो नहीं आएगा यहाँ पर। तो समुद्रगुप्त समझ गया कि वहां पर जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो अपने कब्जे में है, समझ लो। उसके बाद में इसकी नजर डलती है और इसने नजर डाला कि सबसे पुराना शासक कौन है यहाँ पर। उसने देखा अरे इतिहास के अंदर कुषाण वंश के शासक अभी भी शासन कर रहे हैं, सोगोर कुषाण वंश के शासक, वो भी अफगानिस्तान के अंदर। चलिए क्या रेगिस्तान से होते हुए रेगिस्तान का मजा ले लेते हैं, बड़े समुद्री तट का मजा लिया इधर तमिलनाडु की तरफ, फिर आया उसका दिमाग में घूम गया, उसके दिमाग में बेटी की चलो उधर, चला गया अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान में जाता है, सुख कुषाणों को बहुत अच्छे से पीटता है, कोटमार करता है, वो बेचारे कुछ तो डर कर पहले ही संभाला दिया उसको, पहले संभालो, हम आपके अधीनता स्वीकार करते हैं। फिर भाई साहब वापस आता है, वापस आते हुए इधर से दिल्ली से आते हुए अपने साम्राज्य पर आता है। उसके बाद में जो है इसका अंतिम समय आ जाता है और अंतिम समय में एक बहुत बड़ा धुरंधर फिर छोड़कर जाता है और उसको इतिहास में अपने दादाजी का नाम देकर चला जाता है और उसका नाम होता है चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या क्या किया इसको समझो। अब भाई साहब पिता ने इतना खेल किया, इसके बाद में पुत्र की बारी आती है। अब भाई साहब पुत्र को देखो, एक मिनट समझो, यहां पर संपूर्ण भारत पर कब्जा हो रखा है। एक तरफ अफगानिस्तान चले जाओ, एक तरफ पूर्वी भारत में चले जाओ, इधर दक्षिणी भारत में तमिलनाडु चले जाओ और इधर गुजरात के कच्छ तक चले जाओ, यानी कि चारों दिशाओं में शासन कर रखा है भाई साहब ने। दो दो राजधानियां बना रखी है, समझ में नहीं आ रहा करे क्या। अब इस भाई साहब के दिमाग में नहीं बैठ रहा कि करना क्या है इतने बड़े साम्राज्य को। फिर इसके दिमाग में एक ही बात आती है कि मेरे पिताजी ने इतना सा साम्राज्य का विस्तार किया है, मैं इससे दुगना करूंगा। इसका लालच खत्म नहीं हुआ और इसका लालच जग गया, और जैसे ही इसका लालच जगता है उठा के तलवार अपने शिकार पर चल देता है और कहता है कि जिसको लड़ना है आ जाओ रास्ते में। तो भाई साहब ये भी उसके पिता के दुगना था।
अब देखो भाई साहब, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है 380 में बैठता है और 412 तक ईस्वी तक शासन करता है। अब भाई साहब ने क्या किया, सबसे पहले जो है यानी कि गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त वंश जो था सबसे ज्यादा चरम उत्कर्ष सीमा पर था भाई साहब इसके समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, क्योंकि भाई साहब इसके पास में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि इसको विरासत में बहुत धन मिला हुआ था, ठीक है ना। यानी कि जिसके पास में विरासत में धन मिला हुआ होता है उसको कोई भी काम अगर वो करे तो उसको इतनी प्रशंसा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि विरासत में मिली हुई चीज का उपयोग करके तो हर कोई आगे बढ़ जाता है, लेकिन विरासत में किसी को देने की हिम्मत होनी चाहिए, उस बात को कहते हैं। तो भाई साहब इसको विरासत में इतना बड़ा साम्राज्य मिल गया, यानी कि पूर्व से लेकर दक्षिण से लेकर उत्तर से लेकर पश्चिम तक का जो दक्षिण तक का एरिया, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का एरिया, यानी कि सारा एरिया इसका था, इसको जरूरत कहां थी। लेकिन फिर भी इसने क्या किया, ये आलसी नहीं था, इसने पिता की हुई कमाई पर बैठकर नहीं खाया। इसने क्या किया, इसने कहा कि मैं खुद भी कमाई करूंगा और मैं खुद भी नाम कमाऊंगा, मेरे पिताजी ने इतना नाम कमाया, इतने साम्राज्य पर अधिकार किया, इससे दुगना इसको क्षेत्रफल इसका दुगना करके रहूंगा मैं, और गुप्त वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक बनूंगा। और भाई साहब इसने उसी निशाने पर काम किया, टारगेट बना लिया और चलने दिया। अब चल गया तो देखिएगा गुप्त वंश को चरम उत्कर्ष सीमा पर ले गया। आते ही भाई साहब कन्या प्रभावती होती है इसकी, जो कि वागटक के जो शासक था जिसका नाम था रुद्रसेन द्वितीय, उसके साथ में विवाह कर देता है अपने पुत्री का। इसके बाद में देखिएगा पश्चिमी के मालवा और गुजरात के जो शासक थे। अब बेटा मैंने एक चीज बताई थी यहां पर मैंने आपको बताया था कि इस क्षेत्र में कौन थे, यहां पर तमिलनाडु की बात कर रहे थे पढ़ना, ये तमिलनाडु के अंदर आ गया था, और तमिलनाडु के बाद में ये सीधा जो जाने वाला था ये अफगानिस्तान चला गया था। यहां से इसका पिता अफगानिस्तान चला गया था, लेकिन ये वाला जो क्षेत्र था इस क्षेत्र को छोड़ दिया था इसने, क्योंकि इसके पिता ने इस क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया। और इस क्षेत्र में जो है मालवा और गुजरात, यानी कि मालवा और गुजरात के अंदर शासन क्या करते थे, जिनका नाम था शक क्षत्रपा। और ये शक क्षत्रपा जो शासन क्या करते थे वो बेटा 400 साल पुराने थे, लगातार 400 साल से इनकी कितनी पीढ़ियां शासन करते आ रही थी इन क्षेत्रों पर। तो ये मालवा और गुजरात के ऊपर जो है इसके पिता ने यानी कि समुद्रगुप्त ने तो इसको छेड़ा भी नहीं था। और फिर पुत्र को कुछ मिला नहीं, पुत्र ने देखा है कि मेरा पिताजी तमिलनाडु तक शासन किए थे, ये इधर क्यों नहीं बढ़े आगे गुजरात की तरफ, इधर गुजरात और मालवी प्रदेशों में भी जाना चाहिए था इनको, ये इनकी कमी है। ये यहां से उठता है भाई साहब, ये आगे चला जाता है इधर, ये गुजरात और मालवी प्रदेशों में आता है। और यहाँ पर देखिएगा 400 साल पुराने क्षत्रपा के जो शासक थे इनको हरा देता है और इसके यहां से उपाधि धारण करता है। यहां पर उज्जैन का एक शासक था, उसने क्या किया, इसको एक उपाधि धारण करवा दी, और उपाधि का नाम क्या रखा गया, विक्रमादित्य के नाम से इसको उपाधि दे दी। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाने लगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से इसको जाने लगा। यानी कि द्वितीय इसके आगे समाप्त हो गया, क्योंकि विक्रमादित्य लगा दिया था यहाँ पर किसी ने जो इसका नाम दिया था। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम की जगह पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से इसको प्रसिद्ध किया गया इतिहास में, इस नाम से इसको जाने लगा। इसी का साक्ष्य मिलता है महारोल के अंदर, यानी कि महारोल महारोल से एक प्राप्त लोहा स्तंभ जिसके ऊपर चंद्र लिखा हुआ था, और चंद्र के आधार पर इतिहासकारों ने कह दिया कि ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य का समकालीन है, वो उसका समय का उसका बनाया हुआ है। इस चीज को स्वीकार कर लिया गया। उज्जैन के अंदर द्वितीय राजधानी बना देता है भाई साहब ये, यानी कि इस क्षेत्र को जीत लेता है, इस क्षेत्र को जीतकर उज्जैन के अंदर अपनी राजधानी बना देता है, दूसरी राजधानी ये लीजिएगा, पहली राजधानी उधर बना के आ गया, दूसरी राजधानी यहां बना दिया। भाई साहब इसने फिर साम्राज्य का विस्तार किया। इसने भाई साहब क्या किया, यानी कि रजत मुद्राएं चलाई, यानी कि कॉइन चलाए, सिक्के। तो भाई साहब इसने सिक्के किसके चलाए, सिल्वर सिक्के चलाए, यानी कि चांदी के सिक्के चला दिए इसने, यानी कि सिल्वर कॉइनों के। और उसके ऊपर क्या लिखवा दिया भाई साहब, इसने देवश्री के नाम से प्रसिद्ध करवा दिया इतिहास के अंदर। देवश्री के नाम से किस शासक के सिक्के चले थे, चांदी के सिक्के चलते थे, और वो श्री गुप्ता का पुत्र का पुत्र और उसके पुत्र का पुत्र, जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, और उसी के शासक के काल के चलते मिटाए, जिनके शासक के समय क्या लिखा हुआ था, देवश्री उनके सिक्कों के ऊपर अंकित किया हुआ था। चलिएगा, तो इस प्रकार से भाई साहब, और दूसरी बात, सबसे विशेष बात देखो, यहां पर कालिदास जैसे कवि लोग यहां पर रहा करते थे इसके दरबार में, इतना बड़ा व्यक्ति था ये। तो कालिदास जैसे, अमर सिंह जैसे विद्वान जो है इसके किसके अंदर, यानी कि उज्जैन के अंदर, उज्जैन इसकी राजधानी थी द्वितीय, और उसके अंदर निवास करते थे, यानी कि इसकी राजधानी में, इसके साम्राज्य के अंदर इसके शासन करता था ये। तो उस साम्राज्य के अंदर कालिदास जैसे, अमर सिंह जैसे विद्वान लोग निवास करते थे भाई साहब इसके साथ में।
तो आगे क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि उसकी सद्बुद्धि बहुत अच्छी थी ना। क्योंकि अच्छे लोग उन्हीं को मिला करते हैं अक्सर जिनकी सोच अच्छी हुआ करती है, और अच्छे लोग और अच्छा रास्ता बताने वाले लोग उन्हीं के साथ लगते हैं जिनकी मंजिल साफ होती है। अब आपकी मंजिल अगर साफ है तो आपको अच्छे आदमी मिलेंगे, और अगर आपकी मंजिल अच्छी नहीं है और आपका रास्ता साफ नहीं है तो आपको नहीं मिलेंगे। ये संगत वाली बात होती है बेटा। क्योंकि अगर शराब पीने वाला जो व्यक्ति होता है, सोमरस जो पीता है, उस व्यक्ति को उसी की संगत मिलती है। एक स्टूडेंट जो यूपीएससी के फील्ड में तैयारी करता है, उसको एक यूपीएससी के अधिकारी जैसे लेवल का व्यक्ति मिलता है, ऐसी सोच का। एक राजनीति करने वाला व्यक्ति को राजनीति जैसे लोग ही उसको पसंद आते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग सेक्टर की अलग अलग बात है, ये अपने अपने हिसाब से चलती है। ये प्रकृति की देन है, प्रकृति ने सबके लिए बनाया है, एक व्यक्ति को भी अकेला नहीं छोड़ा है उसने। किसी को यानी कि ढूंढने की जरूरत है केवल, दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा। आपके हिमशक्ल नहीं मिलेगा, है ना, बल्कि आपके जैसे सोचने वाला, आपकी जैसे दिखने वाला, आपकी जैसे समझदारी दिखाने वाला आदमी आपको मिल सकता है, आपके जैसे लक्ष्य रखने वाला और मिल जाएगा। और बताइए, क्योंकि प्रकृति ने किसी को भी अकेला नहीं छोड़ा है। एक शराबी के लिए उसकी एक अलग टोली बनाई है, पढ़ने वाले स्टूडेंटों के लिए अलग बनाई है, शिक्षकों के लिए अलग है, किसानों के लिए अलग है, तो मजदूर संघ के लिए अलग है। सभी प्रकार की टोलियां आपको इस दुनिया में देखने को मिलेंगे, सभी प्रकार के समूह आपको यहां पर मिल जाएंगे। क्योंकि एक व्यक्ति किसी लत का शिकार नहीं होता है। ये पढ़ना भी एक लत होती है बेटा। ये जिसके लग गई उसको कुछ नहीं दिखता है, फिर उसको आसपास के लोग पागल और बोलने लग जाते हैं, पागल हो गया है। और रियल बात है, पागल हो चुका है। क्योंकि उसको दुनिया से मतलब नहीं है, उसको किताबों से मतलब है, अपनी दुनिया से मतलब उसे कोई मतलब नहीं है। पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ में, कभी कभार स्टूडेंटों के साथ में ऐसा हो जाता है, तो इस चीज से डरिएगा मत। कहने दीजिए, दुनिया का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आप लोगों को। आप इस दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान है या सर्वश्रेष्ठ मानव है मेरी नजर में। जिनको दुनिया आज पागल कह रही है, वो दुनिया एक दिन सलाम करती है, ये रियल बात है। और इसको आप एक दिन एक्सप्लेन करेंगे अपनी लाइफ में, जो है इसको रियलाइज करेंगे आप लोग, ये चीज तय है। तो इन चीजों की चिंता मत किया करो और ध्यान से आराम से पढ़ते रहा करो। कंटिन्यू आप लोग जो है अपने सिलेबस को कवर करते चलिएगा। एक शिक्षक का जो माध्यम से आप लोग जो तैयारी करते हैं, एक शिक्षक की भूमिका यही होती है कि विद्यार्थी को सही डायरेक्शन में, एक उसकी सीमा जो होती है, उसका जो रास्ता होता है, उसको सीमाओं के अंदर रहकर उसको बताए और उसको गाइड करे कि कैसे चलना है। तो प्रिय साथियों, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा अपने आप का और इस दुनिया से थोड़ा बचने की कोशिश करिएगा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास और बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर डिमोटिवेट हो चुके हैं, इस दुनिया से परेशान है। बेटा, इस दुनिया से परेशान मत होइएगा। अगर इस दुनिया से परेशान हो जाओगे तो आपको खत्म कर देगी। एक छोटी सी फूल सी जिंदगी है आपकी अभी तक। फूल से आप मतलब कली से अभी फूल बनना प्रारंभ हो रहे हो आप लोग, और अभी अगर ये दुनिया आपको खा जाएगी तो आपको जो है फल नहीं बनने देगी। और फल बनने तक पुष्प की रक्षा करना पेड़ की जिम्मेदारी होती है। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो हम जिस पेड़ के बारे में सोचते हैं, यानी कि जिस परिवार की बात करते हैं, जिसको परिवार मैंने एक पेड़ का संदर्भ में बताया है, तो कभी कभार परिवार के अंदर भी बच्चों का शोषण होना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि उम्र होती है बेटा, एक उम्र होती है 20-19 साल की, 21 साल की, जब बच्चे की समझ प्रारंभ होती है, उसी समय वो एक अच्छा फील्ड चुनता है, अच्छी तैयारी करने की सोचता है, और उसी फील्ड में आकर क्या कर देता है, यानी कि घर वाले उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, या तो उसका शादी करवा देते हैं, या फिर उसके जो घर का जो काम होता है उसको उस पर डाल देते हैं। क्योंकि माता पिता जो है ना, वो जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं, वो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे हैं। रियल बात यह है, क्योंकि वो भागना चाहते हैं उस जिम्मेदारी से, जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं। आपका शादी कर आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं इस समाज को क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग? आपके माता पिता आपकी शादी कर 20 साल की उम्र में क्या संदेश देना चाहते हैं? वो यही संदेश देना चाह रहे हैं ना कि कमाएगा अब ये, अब हमारा पीछा छूटेगा। तो यही रियल बात है, ये आपकी लाइफ खराब करने का सिस्टम चल रहा है। इसको थोड़ा आप बदलिएगा, आपकी सोच के साथ में बदलने की कोशिश करिएगा, इससे परेशान मत होइएगा। इस प्रकार के कमेंट जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे बहुत बुरा गुस्सा आता है कभी कभी। किस देश में रह रहे हैं जहां पर लोगों के साथ में, अपने कैरियर के साथ में खेला जा रहा है, और वो भी माता पिताओं के द्वारा। गलत है। उन माता पिताओं से भी मैं अनुरोध करता हूं हाथ जोड़ के कि बच्चों की जिंदगी से मत खेलो। लेकिन जहां बच्चा ठीक है, बच्चा सही है, वहीं पर माँ बाप जो है कदम उठाते हैं। अगर बच्चा गलत है तो फिर कदम उठाना पड़ता है उनको। तो आप लोग भी अपने आप को थोड़ा मेंटेन करिएगा, क्योंकि ये समाज, सोसाइटी और ये जो वर्तमान समय की दुनिया है, इस दुनिया से थोड़ा परहेज करिएगा, थोड़ा बाहर निकलिएगा और थोड़ा इस प्रकार का सिस्टम बना के रखिएगा ताकि घर वालों को कोई दूसरा व्यक्ति शिकायत करने का मौका ना मिले।
शिकायत तभी मिलती है बेटा, या तो सबसे अच्छा काम कर रहे हो या सबसे बुरा काम कर रहे हो। अब आप खुद समझदार है, अच्छा काम कर रहे हो तो कोई भी शिकायत नहीं करेगा, और बुरा काम कर रहे हो तो सब लोग शिकायत कर देंगे आपकी। अगर ज्यादा ही बुरा करोगे तो फिर कोई शिकायत नहीं करेगा। तो देखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के रत्नों के बारे में चर्चा करेंगे बेटा। किसके बारे में? रत्नों के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय के रत्न कौन कौन से हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला हरिसेन। भाई साहब, पहला दरबारी कवि कौन था इसका? हरिसेन था। हरिसेन क्या था बेटा इसका? कवि था। क्या लिखता था ये? कविताएं लिखा करता था। और क्या लिखेगा? कवि है तो। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। वीरामहरी। वीरामहरी 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 जो था वो क्या लिखता था? खगोल विज्ञान लिखा था बेटा। खगोल विज्ञान के लिए कहा गया है। और खगोल विज्ञान में भी क्या लिखा था? वर्त सिद्धांत लिखा था इसने, बहुत बड़ा लिखा था भाई साहब इसने। खगोल विज्ञान का वर्त सिद्धांत लिख दिया था भाई साहब वीरामहरी ने भी इसके समय में, यानी कि इसी के साम्राज्य में, इसी के महल में रहा करते थे लोग। वीरुरुचि। वीरुरुचि जो है किसकी रचना कर रहे थे? वीरुरुचि जी व्याकरण की रचना कर रहे थे वहां पर बैठ के। किसकी रचना कर रहे थे बेटा? व्याकरण की। और व्याकरण के अंदर किसकी? व्याकरण के अंदर भी संस्कृति की व्याकरण लिख रहे थे। व्याकरण में भी कौन सी? संस्कृत व्याकरण लिख रहे थे। इसके बाद में देखिएगा, चौथा आपका शासक था जिसका नाम था धन्वंतरी। सॉरी, शासक नहीं है बेटा, ये लेखक थे इनके, इसके दरबार में रहने वाले इसके रतन थे। तो धन्वंतरी जो है वो चिकित्सक के बारे में जानता था। तो भाई साहब ये चिकित्सक क्षेत्र में लिख रहा था। ठीक है, इसी के बाद में देखिएगा, आयुर्वेदिक चिकित्सा शास्त्र के बारे में लिख के गया था ये व्यक्ति। आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र के बारे में लिख के गया था। ठीक है, धन्वंतरी। इसके बाद में देखिएगा, यानी कि पांचवा आपका जो अगला था उसका नाम था सपड़क। सपड़क की बात करें तो देखिएगा, सपड़क जो था ये ज्योतिष विद्या जानता था और ये ज्योतिष शास्त्र लिख के गया था। ज्योतिष शास्त्र जानता था और ज्योतिष विद्या लिख के गया था भाई साहब। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा अमर सिंह। अमर सिंह की बात करें तो भाई साहब अमर सिंह जो लिखकर गए थे वो शब्दकोश की रचना करके गए थे। किसकी रचना करे थे बेटा? शब्दकोश की रचना करे थे, और अमरकोशी शब्दावली के नाम से प्रकाशित की गई थी वो। अमरकोश शब्दावली इतिहास में अमरकोश शब्दावली के नाम से जानी जाती है। और अगर पूछा जाए कि उसको लिखने वाला कौन था तो अमर सिंह थे, ध्यान रखना। और शब्दकोशों के बारे में लिखी गई थी और किसके दरबार में लिखी गई थी यह भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में लिखी गई थी। एक बार इसको दोहराइएगा, दोबारा से याद करने की कोशिश करते हैं इनको अभी के अभी, उसके बाद में आगे चलेंगे। पहले याद करते हैं, अभी गलती ना हो जाए, क्योंकि एग्जाम में सवाल यहीं से पुटअप होने वाला है और वही काट पीट के पूछेगा, कुछ शब्दों में जवाब मांगेगा, कहां से दोगे? तो इसको समझो। देखो, हम बात कर रहे थे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, काफी बात कर चुके थे। इसके बाद में देखिएगा इसके रत्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे। रचनों के अंदर देखिएगा इसका हरिसेन, इसका एक कवि था और ये कविता लिखा करता था इसके दरबार में। वीरामहरी की बात करें तो खगोल विज्ञान का वो जानकार था, वर्त सिद्धांत के नाम से लिखा करता था बेटा। वीरारुचि की बात करें तो व्याकरण लिखा करता था और व्याकरण के अंदर भी संस्कृत भाषा के व्याकरण लिखा करता था ये। इसी के बाद में देखिएगा धन्वंतरी। धन्वंतरी की बात करें तो चिकित्सा शास्त्र के बारे में बहुत विशेषज्ञ था ये व्यक्ति। तो ये धन्वंतरी जो है आयुर्वेदिक चिकित्सा शास्त्र लिख कर गया था, आयुर्वेद चिकित्सक शास्त्र लिख के गया था। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा सपड़क की बात करें तो सपड़क ज्योतिष शास्त्र के बारे में बहुत जानता था, ज्योतिष विद्या बहुत जानता था और ज्योतिष शास्त्र लिख के चला गया बंधन। इसके बाद में देखिएगा अमर सिंह की बात करें तो ये शब्दकोश जानता था, शब्दों के बारे में अथाह शब्द भंडार थे इसके पास में। भाई साहब ने क्या लिख दिया? अमरकोश शब्दावली लिख के गया है।
और इतिहास में अमरकोश शब्दावली के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा अगला जो है इसका कालिदास होता है। कालिदास के बारे में आगे लिखेंगे, एक बार इसका रिवीजन दोबारा करिएगा। हरिसेन इसका दरबारी कवि था, कविताएं लिखा करता था, विशेषज्ञ था कविताओं का, कविता जानता था। यहां पर वीरा महली की बात करें तो खगोल विज्ञान के अंदर विशेषज्ञ था। वर्ध सिद्धांत लिखा था इसने बहुत बड़ा खगोल शास्त्र पर। खगोल शास्त्र समझते हैं ना, पृथ्वी के ऊपर अध्ययन किया था इसने, यानी कि किस प्रकार से हमारा सूर्य काम करता है, किस प्रकार से बृहस्पति ग्रह काम करता है, किस प्रकार से चंद्र काम करता है, किस प्रकार से पृथ्वी काम करती है, उस पर इसने काम किया। वीरारुचि की बात करें तो वीरारुचि जो था व्याकरण के बारे में विशेषज्ञ था। और व्याकरण जो जानते हो ना, संस्कृत के अंदर व्याकरण वर्णित की जाती है। ठीक है, क प्लस अ क्या होता है, ता, अ प्लस आ क्या होता है, ई, उसका निर्माण होता है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर धन्वंतरी की बात करें तो धन्वंतरी चिकित्सक के बारे में बहुत जानता था, चिकित्सा के बारे में बहुत जानता था और चिकित्सा का बहुत बड़ा जानकार था। आयुर्वेदिक चिकित्सा शास्त्र लिख के चला गया भाई साहब ये, और आज लोग पढ़ रहे हैं इसको। इसके बाद में देखेगा सपनक की बात करें तो सपनक ज्योतिष के शास्त्र था और इसने ज्योतिर्विद्या लिख दी साथ में। इसी के बाद में देखिएगा अमर सिंह। अमर सिंह बहुत बड़ा शब्दकोश यानी कि शब्दों के बारे में बहुत जानता था भाई साहब, इसने भी अपना नाम कमा लिया, शब्दकोश लिख दिया। और अमर कोश शब्दावली के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है आज भी। अमर कोश शब्दावली इतिहास में कई बार सवाल पूछा गया है। एग्जाम के अंदर कई एग्जाम ऐसे होते हैं जो आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं, इंडिया लेवल के एग्जाम हो या वनडे एग्जाम, कई बार सवाल ऐसा पुट हो जाता है जिसका आंसर जानते हुए भी गलत करके आ जाते हैं। और इसका रीजन होता है कि हम लोग ध्यान से देखते नहीं किसी भी चीज को। किताब में आप 1000 बार 50 बार पढ़ चुके हो उस चीज को, लेकिन फिर भूल जाते हो। उसका रीजन है आपने कभी उसको दिमाग पर जोर नहीं दिया कि ये चीज है क्या। एग्जाम में सवाल कैसे पुटअप होता है, ये अनुभव की बात करता हूं मैं, एक्सपीरियंस कैसे, अनुभव यानी कि अनुभव कैसे आएगा आपके जीवन में, तो वो उस अनुभव को जानिए। आप अनुभव कैसे सीख पाएंगे, तो अनुभव जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि शब्दों पर ध्यान देना पड़ेगा। और इन शब्दों पर ध्यान देंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि यार किसने लिखा था, ये तुरंत याद आ जाएगा। चिकित्सा शास्त्र कौन लिख के चला गया, खगोल विज्ञान कौन लिख के चला गया, हरिसेन कौन था, ठीक है, ये वीरारुचि कौन था, सारी चीजें आपको याद रहेगी हमेशा के लिए। चलो अगला देखिएगा, सातवां था आपका कालिदास। कालिदास के बारे में तो सभी जानते होंगे भाई, बड़ा फेमस व्यक्ति है। कालिदास किसकी रचना करता था बेटा, नाटक व काव्यों की रचना किया करता था। ये नाटक व काव्यों की रचना, भाई साहब नाटक और काव्य लिखता था। और इसके अंदर जो है यानी कि किस नाम से लिखा है इसने, अभिशकुंतलम मेघदूत, किस नाम से लिखा, अभिशकुंतलम मेघदूत, अभिशकुंतलम मेघदूत के नाम से लिखा। ये तो आप सभी जानते होंगे क्योंकि काफी बार पढ़ चुके हो। तो भाई साहब कालिदास किसके रचयिता थे, नाटक और कवि यानी कि नाटक और काव्य पाठ किया करते थे। और भाई साहब चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में किसके बारे में जिक्र किया गया था, देखिएगा यहां पर, ठीक है। तो अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूत के बारे में लिखा गया था। इसके बाद में एक व्यक्ति था, एक विशेषज्ञ था जिसका नाम था शंकु। ये वाला शंकु नहीं है गणित वाला, आपसे गणित वाला समझ जाओ, ठीक है। गणित में ऐसा है शंकु क्या करती है ना, तो ये वाला शंकु नहीं था। एक व्यक्ति था शंकु और इसने वस्तुकला के बारे में बहुत जानता था भाई साहब, ये वस्तुकला के बारे में। और भाई साहब इसने एक उसका निर्माण किया था, एक कला का जिसको शिल्प कला के नाम से जाना जाता था। और ये शिल्प कला आज भी प्रचलित है। शिल्प कला जानते हैं ना, बहुत सारी चीजें बनाना यानी कि मैकेनिक की काम करता था। ये वस्तुकला बहुत जानता था ये। इसके बाद में नौवां रत्न था भाई साहब इसका, जिसका नाम था वेद भट्ट। और वेद भट्ट की बात करें तो ये वेद भट्ट जो था ये भाई साहब जादू टोना जानता था। वेद भट्ट क्या जानता था, जादू जानता था, इसका जादू करने का काम था, ठीक है। तो ये जादू जानता था और इसने एक रचना की थी जिसका नाम था मंत्र शास्त्र। इतिहास में एक चीज के बारे में जिक्र किया गया है, मंत्र शास्त्र किसे कहा जाता है, या मंत्र शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है, तो वेद भट्ट के द्वारा लिखी गई थी बेटा। और ये किससे संबंधित है, ये जादू टोनों से संबंधित है। किससे संबंधित है, जादू टोनों से, ना कि मंत्र शास्त्र किससे संबंधित है, देवी देवताओं से संबंधित नहीं है। ये एक बात ध्यान रखना, यहां पर आप एक जगह पर कंफ्यूज होंगे और वहां पर कहीं पर हो गए, ये भी मैं बता देता हूं। अभी बता रहा हूं, टेस्ट में फिर कंफ्यूज हो गए, एग्जाम में फिर कंफ्यूज हो गए। अभी स्पष्ट बताऊंगा लेकिन फिर कंफ्यूज हो जाओगे अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो। एक बार सभी लोग इधर ध्यान रखिएगा, मंत्र शास्त्र की बात कर रहा हूं मैं यहां। मंत्र शास्त्र और मंत्र ज्ञान, मंत्र जपना,
मंत्र जपना जिसको कहते हैं, तो मंत्रों का जाप जो किया जाता था, मंत्र जाप एक शब्द था जो कि मैंने किसके अंदर पढ़ाया था, आप लोगों को इतिहास में पढ़ाया था, वेदों के अंदर। वैदिक सभ्यता जब हम पढ़ रहे थे, वेदों के बारे में हम पढ़ रहे थे, उस समय मैंने आपको मंत्र जाप पढ़ाया था एक टॉपिक, और वहां पे मैंने मंत्रों की बात बहुत सारी जगहों पर किया था। आज एग्जाम में हर बार ये सवाल डाल देता है उठा के एग्जामिनर, और बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ा है कभी कहां पर, इतिहास के अंदर, और इतिहास में किस टॉपिक में पढ़ा है इस चीज को आपको पता है? यानी कि आपने क्या पढ़ रहे थे उस समय, आप वेद पढ़ रहे थे उस समय, संस्कृति के वेद पढ़ रहे थे, उस समय आपने इसके बारे में सुना था। लेकिन ये मंत्र शास्त्र शब्द अलग है। ये समुद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक कवि था, एक लेखक था, एक विशेषज्ञ था, जिसका नाम था, क्या नाम था उसका? भट्ट, यानी कि वेद भट्ट के नाम से जाना जाता था उसको। और वो वेद भट्ट जो था वो जादूगर था, वो जादू जानता था, वो जादू टोनों का काम करता था, और वो जादूगर जो था उसी ने इसकी रचना करके गया था मंत्र शास्त्र की। और ये मंत्र शास्त्र जो आज है, आज वर्तमान, आज दुनिया में जो आपको जादू टोना दिखाते हैं ना, वो कहते हैं छू। एक कला, एक चालाकी होती है, वो चालाकी वाला जादूगर अलग होता है, एक अलग होता है जो मंत्रों का जाप करके किसी भी चीज को गायब कर देता है, किसी भी चीज को प्रकट कर देता है, ठीक है, उसको कहते हैं नजर बांधना। तो वो नजर बांधने वाला जो जादूगर होता है बेटा, वो इसी किताब की सहायता लेता है, वो इसी के मंत्र पढ़ता है। तो उसको पता है कि ये जो वेद भट्ट जो था, ये जादूगर था, और इसने मंत्र शास्त्र का निर्माण करके गया था। और उस मंत्र शास्त्र के कारण ही लोग क्या करते हैं, आज जादू टोनों का ख्याल दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है। चलो, अब ये आपके कंफ्यूज होंगे, मैं फिर कह रहा हूं 100%, 100% मैं लिख के दे सकता हूं, आप कंफ्यूज होंगे इसमें, क्योंकि ये सवाल हमेशा ऋग्वेद के आसपास या फिर समवेद के आसपास, यजुर्वेद के आसपास, अथर्ववेद के आसपास, उन्हीं क्षेत्रों के अंदर मिलेगा आपको, जहां पर कंटिन्यू वही सवाल आपको दिखेंगे और वहीं पर ये दिखेगा, आप आओ देखेंगे ताओ नहीं, और आप कह देंगे डायरेक्ट मंत्रों का उच्चारण कौन करते थे, मंत्र शास्त्र कहां से लिया गया है, मंत्र शास्त्र का संबंध किससे है? तो वेद भट्ट से तो कभी आपका दिमाग में आएगा ही नहीं। आपको तो सीधा मंत्र शास्त्र दिखते ही आप तो लगाएंगे यजुर्वेद का है, अथर्ववेद का है, अरे ये तो सोमवेद का है, इतना तक लगा के आ जाएंगे आप लोग, मैं कह रहा हूं ये। और ये कई बार गलत हुआ है सवाल, तो ध्यान रखिएगा, अगर वेद भट्ट ऑप्शन में आ रहा है तो कंफ्यूज मत होइएगा, रियल बात है ये, क्योंकि ये इसका जादू टोना लिखता था, और ये जादू टोना जो करता था उसका एक शास्त्र बना के गया था जिसको मंत्र शास्त्र के नाम से इतिहास में जाना जाता है। और यही चीज मैं समझा रहा हूं इतनी देर से आपको, ठीक है। तो इसके 9 रत्न हो गए चंद्रगुप्त द्वितीय के, किसके हो गए? चंद्रगुप्त द्वितीय के। इसको बेटा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य उपाधि क्यों धारण की थी? क्योंकि 400 साल से लगातार शासन कर रहे थे गुजरात का जो क्षेत्र था उसके अंदर। और वो कौन थे बेटा, बताओ? अभी हाल ही में मैंने पढ़ाया आपको। तो वो उन लोगों को हराया था, और उस समय एक उज्जैन का शासक था, उसने विक्रमादित्य की उपाधि इसको दे दी थी बेटा, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बन गया था, ठीक है। तो भाई साहब, पिताजी ने भी बहुत विस्तार किया साम्राज्य का, पुत्र ने भी बहुत विस्तार किया। इसके बाद में अब इसका पुत्र क्या करता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे अगली क्लास में। कुमारगुप्त प्रथम, यानी कि महेंद्रादित्य के नाम से उसको जाना जाता था इतिहास में, महेंद्रादित्य के नाम से जानते थे ना उसको, यानी कि उसका नाम क्या था? कुमारगुप्त प्रथम था, और महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता था। उसके बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। एक बार दोबारा से इसको दोहरा देता हूं क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखो बेटा, कालिदास के द्वारा रचना की गई थी, नाटक और काव्य लिखने का काम करता था ये किसके दरबार में था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। अरे अब तो कंफ्यूज नहीं हो गए ना, अब तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा रहा हूं और एग्जाम में सवाल पूछा जाए कालिदास किसके समय का है, वहां पर श्री राम लिखा आ जाए, आप श्री राम के नीचे टिक लगा दो कि उसके समय का है। ध्यान रखना इस चीज का भाई साहब, ये इस समय का था चंद्रगुप्त द्वितीय का, यानी कि 380 से 400, यानी कि 300 ईस्वी का था ये कालिदास, ठीक है ना। लोग बहुत महान है इस दुनिया में, पता नहीं कहीं के भी बता सकते हैं आपको, लेकिन इतिहास क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा रहा हूं तो याद रखना, ये चीजें भूलने की नहीं है। ये कालिदास जो थे नाटक और काव्यों की रचना करते थे। इसने जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक चीज लिखी थी जिसका नाम क्या है? अभिशकुंतलम मेघदूत। अभिशकुंतलम मेघदूत नाटक काव्य पाठ किया था इसने भाई साहब, काव्य पाठ करने का और नाटक लिखने का काम था इसके। अभिशकुंतला मेघदूत के नाम से लिखा था इसने।
इसके बाद में एक व्यक्ति था इसके दरबार में जिसका नाम था शंकु। ये वास्तुकला का बहुत बड़ा जानकार था। इसने शिल्प कला का निर्माण कर दिया। जो आज जो लकड़ी का काम करते हैं ना बढ़ाई लोग, आज मटकी का काम जो लोग करते हैं, मूर्तियां बनाने का जो काम करते हैं ना, वो लोग ये कला यही सिखाने वाला है शंकु। ये इसी का काम था। ये वास्तुकला का बहुत बड़ा जानकार था और इस शिल्प कला के अंदर बहुत ज्यादा, यानी कि इसने लिख के चला गया शिल्प कला के अंदर, यानी कि किसी भी चीज को आप आकृति दे सकते हैं। समझ पा रहे ना? तो उसके लिए भाई साहब बहुत विशेषज्ञ व्यक्ति था। ठीक है, चलिए इसके बाद में वेदभट्ट की बात करते हैं। वेदभट्ट आपका जादूगर था, बहुत बड़ा जादूगर ने मंत्र शास्त्र का निर्माण करके चला गया आपकी सामने, और ये आप लोगों के लिए लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को हमेशा परेशान करेगा। हरिसेन इसका दरबारी कवि था, कविता लिखा करता था। कवि का क्या काम है? कविता लिखने का काम है। इसके बाद में वीरा महरी था। वीरा महरी इसका रतन था। वीरा महरी क्या लिखा करता था? खगोल विज्ञान का जानकार था। पृथ्वी कैसे घूर्णन करती है, सूर्य कैसे प्रकाश, यानी कि सूर्य कैसे चमकता है, चंद्रमा क्यों रात्रि में इतना ठंडा रहता है, ये सारी बातों का विशेषज्ञ जानकार था ये वीरा महरी। और वीरा महरी ने क्या किया? खगोल विज्ञान के नाम से, यानी कि खगोल विज्ञान का विशेषज्ञ था। और इसने वर्ध सिद्धांत लिख गया। वर्ध सिद्धांत किसने लिखा था? वर्ध सिद्धांत लिखा गया था खगोल विज्ञान के ऊपर। और किसके द्वारा रचित था? वीरा महरी के द्वारा। इतिहास में कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। आज भी समझ लो ये टॉपिक इसका नहीं है, टॉपिक ज्योग्राफी का है, लेकिन इतिहासकार में, यानी कि इतिहास में लिखा गया है ये इस समय का था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का, इसलिए इतिहास में इसका नाम आता है वीरा महरी का। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसके अंदर जब आपको पढ़ाया जाएगा ग्रहों के बारे में, जब आपको पता चलेगा वीरा महरी कौन थे। ये एक बहुत बड़ा विशेषज्ञ था खगोल विज्ञान का। ये बहुत जानकारी चाहता था कि पृथ्वी कैसे घूर्णन कर रही है, पृथ्वी की आकृति कैसी है, पृथ्वी का झुकाव किधर है, ये सारी बातों के बारे में जानकार था। उसी के आगे आपके वैज्ञानिक आज काम कर रहे हैं उसी पद्धति पर। इसके बाद में वीरी रुचि की बात करें तो आज व्याकरण जो आप पढ़ते हैं ना संस्कृत के अंदर, ए मिलाकर ए और आ मिलाकर आ का निर्माण होता है, आ और ए मिलाकर आ का निर्माण होता है, और छोटी ई और आ मिलाकर किसका निर्माण होता है? बड़ी ई का निर्माण होता है। ये सारी चीजें आप जो पढ़ते हैं ना, ये चीजें व्याकरण, ये इसी की देन है वीरा रुचि की। इसके बाद में धन्वंतरी। धन्वंतरी की बात करें तो चिकित्सा शास्त्र, यानी कि डॉक्टर लोग जो आज पढ़ रहे हैं, आज जो आप डॉक्टर विद्या जो जानते हैं, यानी कि पेट के अंदर जो चीरा फाड़ी का काम सीखे हैं आज लोग, तो ये इसका काम था धन्वंतरी का। ये धन्वंतरी जानता था इसके बारे में। ठीक है, तो धन्वंतरी के समय की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि 380 ईस्वी की बात कर रहा हूं उस समय की। तो भाई साहब धन्वंतरी ने चिकित्सा शास्त्र के बारे में बहुत जानकार था। ये आयुर्वेद के बारे में शास्त्र लिख के चला गया जिसको चिकित्सा शास्त्र के नाम से जानते हैं, और आज उसको दुनिया पढ़ रही है, जो डॉक्टर लोग बन रहे हैं। इसके बाद में देखिएगा सपनक की बात करें तो सपनक भाई साहब ने ज्योतिष विद्यार्थी था, यानी कि ज्योतिष शास्त्र लिख गया। ज्योतिष शास्त्र का मतलब क्या होता है? आपका भविष्य बता देगा कोई भी व्यक्ति हाथ देख के, आपके आने वाले समय में आपके साथ में होने वाली घटनाओं के बारे में बता देगा, आपके साथ में ये होने वाला है आपकी राशि देख के। आप सोचते होंगे ये क्या है? ये पागलपंती होगी ना। यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट यही सोचते हैं कि पागलपंती है, क्योंकि देवी देवताओं पर और इन पर भरोसा नहीं होता आप लोगों को, क्योंकि आप बहुत डिटेल से पढ़े होते हो इनको, क्योंकि इनकी शुरुआत कहां से होती है। तो भाई साहब इनका रचयिता जो था, इनका रचयिता मैं आपको बता रहा हूं आज, सपनक था। और ये सपनक जो था, है ना, ये सपनक ही इस ज्योतिष विद्या का जनक है। और ये ज्योतिष विद्या यानी कि ज्योतिष शास्त्र लिखी जाता है, और ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत ये पंडित ब्राह्मण लोग जो आज काम करवाते हैं, पूजा पाठ बताते हैं, ये नक्षत्र बताते हैं, ये सारी चीजें जो हमको बताते हैं, मुहूर्त निकालते हैं, ये सारी चीजें इन्हीं के आधार पर निकलती है। और ये 380 में इनका निर्माण हो रहा है। आप ध्यान रखना, पहले इनकी डिटेल पता नहीं थी ना, अब ध्यान रखना कहां से प्रारंभ हुआ है? 380 में। पहले कोई ईश्वर का रूप नहीं है, कोई ईश्वर नहीं भेजा इनको, ये 380 से प्रारंभ हो रहा है। देखो अभी हम कालिदास के बारे में, कभी रामायण के बारे में, कभी महाभारत के बारे में जिक्र मत कर देना कहीं कि राम श्री राम के और कृष्ण के समय के थे। ठीक है, समय के किसके थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के थे, गुप्त साम्राज्य के अंदर रहा करते थे। अमर सिंह की बात करें शब्दकोश के बारे में, यानी कि ज्ञान का भंडार आज आप लोगों को मिलता है, वो उस समय का ज्ञान भंडार वही देता है। कालिदास नाटक और काव्यों की रचना करता है। शंकु वास्तुकला यानी कि आपको शिल्प शास्त्र के बारे में सिखाता है। और इसके बाद में वेद, जो वेद भट्ट था, है ना, वेताल भट्ट जिसको कहा जाता था, वेताल भट्ट जादूगर था, मंत्र शास्त्र का निर्माण करके चला गया आपके सिर पे। तो देखिए साथियों, ये क्लास आपकी यहीं पर समाप्त करेंगे। चंद्रगुप्त विद्या कंप्लीट हो चुका है। यूपीएससी का आप प्रीलिम्स एग्जाम दीजिए, मेंस दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दिक्कत आएगी ऑप्शनल इतिहास वाले विद्यार्थी के सामने।
ऑप्शनल इतिहास जो विद्यार्थी लेगा उसके लिए बहुत जल्दी बैच प्रारंभ हो चुके हैं। जो भी विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहते हैं ऑप्शनल में ज्वाइन करिएगा। आप आराम से पढ़िएगा, एक स्टोरी की तरह इतिहास पढ़ाऊंगा, पूरा संपूर्ण इतिहास आपको मुंह जबान याद करवा दूंगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये आपके परिवार और आपकी संस्था की जिम्मेदारी है। आप लोगों को इस चीज के बारे में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है। कोई चीज याद नहीं होती है, इतिहास में कोई सन याद नहीं होता है, कोई महाराजा राजाओं का नाम याद नहीं होता है, ये सारी चीजें भूल जाइए आप। केवल अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट इतिहास है तो आपकी संस्था, आपका परिवार के साथ में रहिएगा, आपको सारी चीजें मुंह पर याद हो जाएगी। सारी चीजें, कौन सा शासक कहां पर शासन क्या करता था, पूरा मानचित्र आपके माइंड में मैं सेट ऐसा कर दूंगा प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय का कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे लाइफ में। ठीक है, तो ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी, बाकी सारी जिम्मेदारी आप लोगों की है। आप लोग अच्छे से पढ़िए और ये पारिवारिक जो मामले आते हैं ये घर वालों से थोड़ा बच के रहा करो। पता है 2 साल की जर्नी है, इसमें घर वाले थोड़े से आपको जो है परेशान कर देते होंगे पैसों के लिए, और भी कोई अगर आप काम नहीं करते होंगे इसके लिए परेशान कर देते हैं। तो आप इतने डिमोटिवेट मत होइएगा। और इस प्रकार से आप लोग मैसेज करते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे फिर बहुत बुरा गुस्सा आता है जब आप लोगों का मैसेज देखता हूं कि घर वालों के द्वारा परेशान हो चुके हैं सर, करें तो क्या, पढ़ाई छोड़ने का मन कर रहा है। तो ऐसे कमेंट पढ़कर मुझे मेरा दिमाग जो है सिरक जाता है एक तरीके से। ठीक है ना, कोई बात नहीं है, माता पिता फैमिली कह देती है, सुन लिया करो, सहन कर लो, थोड़े दिनों की बात है, 2 साल की बात है। कई लोग कह रहे हैं सर शादी की बात ज्यादा करते हैं घर वाले, इसलिए वजह से परेशान है। अरे बेटा कोई बात नहीं करेगा शादी की, कोई शादी नहीं करना चाहेगा। अगर आप अच्छे होंगे, आपके नेचर अच्छा होगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। और कई बहनें हमारे साथ शादीशुदा जुड़ी हुई है। एक बहन की शिकायत थी सर, थोड़ा सा पारिवारिक जो सास ससुर होते हैं उनकी तरफ से प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, इस वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पाती कभी कभी। तो प्यारी बहन, मैं कहना चाहता हूं कि ये सारी समस्याएं अगर आपके जीवन में नहीं आएगी तो आपको बाधाओं के बारे में पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितना संघर्ष किया है। आज आपकी तरह कई बहनें जो है अखबारों में नाम पढ़ा करो, आप लोग कभी इंटरव्यू देखा करो उनका, वो कहा करते थे सास जो है घर से निकाल दी थी, खाना नहीं बनाया एक दिन समय पे तो घर से बाहर निकाल दिया था, और आज आईएएस अधिकारी बन के बैठी है। बहुत सारी महिलाएं हैं बच्चों के साथ में रहा करती थी, बच्चों को पहिल छोड़ के गई थी और फिर जाकर आईएएस की तैयारी करी और फिर पढ़ के आईएएस बन के आए, जब सासू भी जो है नीचे झुक गई। तो ये परिवार वाले हैं, ये सब साथ देंगे आपका, लेकिन ये समय है, ये वक्त है, गुजर जाएगा धीरे धीरे, सहन करना सीखो थोड़ा सा। ठीक है, इस प्रकार के कमेंट देख के मेरा थोड़ा दिमाग जो है सिरक जाता है, लेकिन आप लोग फिर कहेंगे कि सर हमें आपको ही नहीं बताएंगे तो बताएंगे किसको समस्या। बिल्कुल सही बात है, जाहिर सी बात है, आप लोग बताएंगे मेरे को समस्या, लेकिन बेटा ऐसी समस्या मत लाया करो जिससे आपके घर वालों के बारे में मैं कुछ बोलूं। मैं सब भी समझता हूं परिवार के बारे में, मैं भी एक परिवार में रहता हूं, मुझे पता है परिवार वाले क्या कहते हैं, परिवार वाले क्या नहीं चाहते हैं हमसे, वो सब पता है मुझे। मैं अच्छे से समझता हूं क्योंकि मैं भी एक पारिवारिक परिस्थितियों से झेलता हुआ और परिवार के साथ रहता हूं, मुझे पता है सब। तो आप अपने आप को जो है परिवार के साथ में मेंटेन करने की कोशिश करें, और मैं आप लोगों से इतना ही अनुरोध करूंगा कि आपकी पढ़ाई जारी रखें। परिवार के कहने पे पढ़ाई मत छोड़ दीजिएगा कभी, ध्यान रखिएगा। दुनिया में किसी के कहने पे पढ़ाई मत छोड़िए। जिस दिन आपका दिल कहे कि नहीं पढ़ना है, अब बस अब कुछ और करना है और उसी क्षेत्र में लग जाना मन से, मैं कहता हूं उस समय, जिस समय आपका दिल ये कह दे कि पढ़ाई छोड़ना है आज और अब नहीं पढ़ना है जिंदगी में कभी, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। जिस क्षेत्र में आप जाओगे उस क्षेत्र की नॉलेज देके दूंगा, बेटा इस काम में, इस क्षेत्र में ऐसा करना, जितनी मुझे अनुभव होगा, जितना एक्सपीरियंस होगा दुनिया का, वो मैं आपको दूंगा। लेकिन जिस दिन से आपके दिल से आवाज आए कि आज अब नहीं पढ़ना है, बस काफी हो गया पढ़ना, उस दिन कह देना। ठीक है, तो फिर मैं आप लोगों से अगली क्लास में मिलूंगा, फिर कुमार गुप्ता प्रथम के बारे में और महेंद्र द्वितीय के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा और आग्रह करूंगा, जिन विद्यार्थियों ने क्लास पूरी ली है उनके लिए मैं कुछ कोड लिख के जा रहा हूं, 01 कम कोड है, और यूट्यूब के बच्चे खास तौर पर कमेंट करिएगा, 01 कोड है इसका। ठीक है, और सभी विद्यार्थी कमेंट करिएगा क्लास कैसी लगी, एक बार कमेंट करके बताइएगा, और अपने साथियों तक अगर आपकी इच्छा है, आपका दिल राजी है तो आप शेयर कर दीजिएगा, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको मिल गया ज्ञान, काफी है। तो फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी से अनुमति लूंगा। जय हिंद, जय भारत, मिलता हूं अगली क्लास में। थैंक यू, शुक्रिया।